अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? एक्सीलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल में आप सबको खुशामदीद। बच्चों, सबक शुरू करने से पहले जल्दी से अपनी अपनी माशरती उलूम की किताबें खोल लें और मुतल्लिका पेज निकाल लें। सबका ध्यान किताब पर होना चाहिए। अब बहुत गौर से देखें और सुनें। आज के सबक में हम क्या क्या सीखेंगे? बड़ा ही दिलचस्प खाका है। पहले तारुफ, फिर हम मिलकर बुलंद खानी करेंगे, उसके बाद तशरीह, फिर कुछ नए अल्फाज यानी लुगत, और आखिर में तफहीम के जरिए अपना जायजा लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा तारुफ। हम ये समझेंगे कि आखिर हमें हुकूमत की ज़रूरत होती ही क्यों है। ज़रा सोचिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके अम्मी अब्बू घर का सारा निज़ाम कितनी खूबसूरती और नज़्म ज़ब्त से संभालते हैं ना, तो इतने बड़े मुल्क को चलाने के लिए भी तो किसी की ज़रूरत होती होगी ना। हमारी किताब का ये पहला और अहम सवाल यही है कि एक इतने बड़े मुल्क, उसके बेशुमार वसाइल और करोड़ों शहरियों का नज़्म नस्क आखिर कैसे कायम रखा जाता है। ये बात वाकई तजस्सुस पैदा करती है। अब आते हैं दूसरे मरहले पर, यानी बुलंद खानी, जिसमें हम अपनी किताब से पढ़ाई करेंगे। मेरी अदायगी और तलफ़्फ़ुज़ पर पूरी तवज्जो दीजिएगा बच्चों। किताब में बहुत वाज़ेह और खूबसूरत अल्फाज में लिखा है, अवाम की फलाह व बहबूद, जान व माल की हिफाजत, इंसाफ की फराहमी और खित्ते की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। देखा आपने, ये पैराग्राफ हमें साफ बताता है कि एक रियासत के बुनियादी फ़राइज़ क्या हैं, और बस इन्हीं फ़राइज़ को एहसन तरीके से पूरा करने के लिए हुकूमत बनाई जाती है। अब चलते हैं अपने तीसरे और सबसे अहम मरहले की तरफ, यानी तशरीह। यहाँ हम हुकूमत के आज़ा को तफसील से समझेंगे। जाहिर है, हुकूमत इतनी बड़ी जिम्मेदारियां अकेले तो नहीं निभा सकती ना, तो वो अपने कामों को मुख्तलिफ हिस्सों में बांट देती है। हुकूमत के बुनियादी तौर पर 3 अहम सुतून या आज़ा होते हैं। पहला है मुकन्ना, ये वो इदारा है जो मुल्क के लिए कानून बनाता है। दूसरा है इंतज़ामिया, जिसका काम मुल्क का इंतज़ाम चलाना और इन कानूनों पर अमल करवाना है। और तीसरा अहम हिस्सा है अदलिया, जो लोगों को इंसाफ फराहम करती है। हकीकी ज़िंदगी में अगर हम देखें तो हमारी कौमी असेंबली ही दरअसल हमारी मुकन्नना है, जहां पूरे मुल्क से चुने गए 342 अराकीन बैठकर हमारे लिए कानून बनाते हैं। और दूसरी तरफ हमारी अदलिया की शानदार इमारत यानी सुप्रीम कोर्ट है, जो हर शहरी को बिला तफरीक इंसाफ फराहम करने का अजीम काम करती है। अच्छा, ये कानून बनता कैसे है? इसका बाकायदा तरीक़ेकार क्या है? बड़ा ही आसान सा मरहला है। सबसे पहले एक बिल, या जिसे हम मसवदा कहते हैं, कौमी असेंबली में पेश किया जाता है। जब वहाँ से मंजूरी मिल जाती है तो इसे ऐवान बाला यानी सेनेट में भेजा जाता है, जिसके 104 अराकीन होते हैं। और सबसे आखिर में सदर मुमलिकत के दस्तखत होते हैं, और बस सदर की मंजूरी मिलते ही वो बिल बाकायदा एक कानून बन जाता है। 1973 के आईन के तहत हमारी हुकूमत 2 सतहों पर काम करती है। इसे यूं समझिए, एक तो वफाकी हुकूमत है जो पूरे मरकज़ को संभालती है, जिसके सरबराह वज़ीर आज़म और सदर होते हैं। और फिर दूसरी तरफ हमारे चारों सूबों के अंदर सूबाई हुकूमतें काम कर रही होती हैं, जिनकी सरबराही वज़ीर आला और गवर्नर के पास होती है ना? कितना मुनज़्ज़म निज़ाम। इसी तरह सूबाई सतह पर इंसाफ की फराहमी के लिए भी हर सूबे की अपनी एक सबसे बड़ी अदालत होती है, जैसे कि पंजाब में लाहौर हाई कोर्ट। इसका फ़ायदा ये है कि अगर कोई शहरी निचली या ज़िली अदालत के फैसले से मुतमईन नहीं है, तो वो इंसाफ मांगने के लिए सूबे की उस सबसे बड़ी अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है। अब एक और मज़े की बात, हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरी रियासत है। लेकिन ये जमहूरियत आखिर है क्या चीज़? हमारी किताब में अब्राहम लिंकन की बड़ी ही मशहूर और जामे तारीफ लिखी है कि जमहूरियत का मतलब अवाम की हुकूमत, अवाम के ज़रिए और अवाम के लिए है। यानी इस पूरे निज़ाम में जो असल ताकत है वो अवाम के अपने हाथ में होती है। और इस जमहूरी निज़ाम को बेहतरीन अंदाज में चलाने के लिए हमें शानदार रहनुमाओं की ज़रूरत होती है। किताब के मुताबिक एक अच्छे सियासी रहनुमा की खूबियाँ ये हैं, वो मुल्क और अवाम की बेहतरी के लिए मंसूबाबंदी करता है, लोगों के मसाइल को दिल से समझता है, पूरी ईमानदारी से अपने फ़राइज़ अंजाम देता है, अपनी टीम की हौसला अफजाई करता है, और सबसे बढ़कर हर काम के मुकम्मल होने की खुद निगरानी करता है। तो हम इन रहनुमाओं को चुनते कैसे हैं? ये काम आम इंतखाबात के ज़रिए होता है, और ये इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है।
یہ ایک بہت ہی اہم اور خود مختار ادارہ ہے جو ملک بھر میں بالکل شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات کرواتا ہے تاکہ عوام اپنے ووٹ کی طاقت استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے بالکل درست اور ایماندار رہنماؤں کا انتخاب کر سکیں۔ چلیے اب چوتھے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی لغت، جہاں ہم کچھ مشکل الفاظ کے معنی اور ان کا استعمال سیکھیں گے۔ بچوں، ذرا جلدی سے اپنی پینسلیں پکڑ لیں اور اپنی زبان دانی میں اضافے کے لیے ان الفاظ کو نوٹ کر لیں۔ پہلا لفظ ہے فلاح و بہبود، جس کے معنی ہیں بہتری۔ اس کو جملے میں یوں استعمال کریں گے: حکومت عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہے۔ دوسرا لفظ ہم نے پڑھا مقننہ، یعنی قانون بنانے والا ادارہ۔ جملہ بنے گا: مقننہ ملکی قوانین بناتی ہے۔ تیسرا لفظ ہے سازگار، جس کا مطلب ہے موافق یا موزوں۔ جملہ: اچھے اصول سازگار ماحول پیدا کرتے ہیں۔ اور چوتھا لفظ ہے حیثیت، جس کا مطلب ہے مرتبہ یا مقام۔ جملہ: جب اصولوں کو قانونی حیثیت دی جاتی ہے تو وہ قانون بنتے ہیں۔ اب آتے ہیں اپنے آخری اور 5ویں مرحلے پر، یعنی تفہیم۔ اس میں ہم آج کے سبق کا مرکزی خیال دہرائیں گے اور آپ کا ایک چھوٹا سا جائزہ لیں گے۔ آج کے پورے سبق کا جو سب سے اہم اخلاقی پہلو اور مرکزی خیال ہے نا، وہ یہ ہے کہ معاشرے میں اصول دراصل وہ ہدایات ہیں جو ہمیں مل جل کر اور محفوظ طریقے سے زندگی گزارنے میں مدد دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، ایک عام اصول اور ایک قانون میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ جب انہی اصولوں کو باقاعدہ قانونی حیثیت دے دی جاتی ہے تو وہ ریاست کا قانون بن جاتے ہیں، اور پھر ہر شہری پر ان کی پابندی کرنا بالکل لازم ہو جاتا ہے۔ تو بچوں، اب باری ہے آپ کے امتحان کی۔ چلیے دیکھتے ہیں کس نے دھیان سے سبق سنا۔ میرا پہلا سوال: حکومت کے 3 اہم اعضاء کون کون سے ہیں؟ ذرا سوچئے تو۔ بالکل درست، حکومت کے 3 اعضاء مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ ہیں۔ اچھا، ذرا جلدی سے بتائیے، قانون بنانا کس کا کام تھا؟ جی ہاں، مقننہ کا۔ بہت شاندار، آپ سب نے واقعی پوری توجہ سے سبق سنا ہے۔ آئیے اب اگلے تفہیمی سوال کی طرف چلتے ہیں۔ پاکستان کی سب سے اعلیٰ عدالت کو کیا کہا جاتا ہے اور یہ کس شہر میں واقع ہے؟ اپنی یادداشت پر تھوڑا سا زور دیجیے۔ بہت خوب، بالکل صحیح جواب، سپریم کورٹ آف پاکستان، اور یہ ہمارے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں واقع ہے۔ اچھا، ایک اور چھوٹا سا سوال پوچھوں؟ صوبے کا حکومتی سربراہ کون ہوتا ہے؟ شاباش، وزیر اعلیٰ۔ اور اب جاتے جاتے آپ سب کے لیے ایک نہایت اہم سوال، جس پر آپ سب نے خود بیٹھ کر غور کرنا ہے۔ بحیثیت طالب علم اور ایک اچھے ذمہ دار شہری کے، ہم سب اپنے اس پیارے ملک کے جمہوری نظام اور معاشرے کی ترقی میں اپنا مثبت کردار کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ اس سوال کا اصل جواب آپ کے اپنے عمل میں چھپا ہے۔ آج کے اس وضاحتی سبق میں اتنی دلچسپی لینے اور میرے ساتھ پڑھنے کا آپ سب کا بے حد شکریہ۔ برائے کرم ہمارے اس پلیٹ فارم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم علم اور سیکھنے کا یہ خوبصورت سفر یوں ہی جاری رکھ سکیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اپنی ٹیچر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔